हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगी। यहाँ पर बात मेन नोट करने की है कि अगर वो चार्ज मोशन में है तो फोर्स लगेगी, लेकिन अगर वो मोशन में नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगी। तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम यूजिंग दिस फिगर। पहले फिगर को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो फिगर में मैंने माना एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड मान ली है। वाई और एक्स के परपेंडिकुलर जो थर्ड एक्सिस है वो यहाँ मैंने इसको जेड एक्सिस में यहाँ शो किया है। और हम कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज जो चार्ज पार्टिकल पहले यहाँ प्लेस था वो विद वेलोसिटी v ट्रेवल कर रहा है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद b। तो मैग्नेटिक फील्ड b के साथ थीटा एंगल बनाते हुए चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। अब इसी चीज़ को 3D में दिखाते हो, क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और तो z एक्सिस उस साइड कैसे शो किया है। सो नाउ आई हैव दिस, ये देखिए यहाँ पर मैंने y एक्सिस मान लिया है इसको, और ये आपका x एक्सिस हो गया। जो z एक्सिस मैंने यहाँ शो किया है वो z एक्सिस एक्चुअली परपेंडिकुलर था, पर उसे पेपर पे कैसे बनाया जाता है इसीलिए उसको ऊपर की तरफ दिखाकर जस्ट रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन वो एक्चुअली है कहाँ, वो परपेंडिकुलर है y के और x के। और आपका चार्ज पार्टिकल मूव जो कर रहा था वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मेकिंग ए सर्टेन एंगल। ज़रूरी नहीं वो इसी मिड में जाए, वो 45 डिग्री एंगल पे आ जाए, वो किसी भी एंगल पे जा सकता है, बट इट वाज मेकिंग सर्टेन एंगल विद दी बी। मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ एक कुछ एंगल बना रहा था, और उसको जब हमने रिजॉल्व किया वी गॉट दिस बी कॉस थीटा। एंड अकॉर्डिंग टू लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, इस फोर्स को हम एक्चुअली बोलते क्या है, लॉरेंस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या फैक्टर होंगे जिन पर डिपेंड करेगी जो फोर्स ये चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के सर्टेन एंगल पे मूव कर रहा है। तो फोर्स डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड पे, फोर्स डिपेंड करेगी चार्ज पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, और फोर्स डिपेंड करेगी उसके उस कंपोनेंट पे जो कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड था। तो बी इधर एक्ट कर रही थी, इससे परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था वो था वी साइन थीटा। कंपोनेंट एक और भी बना होगा जो कि बी कॉस थीटा होगा, वो इसी के ऊपर लाई कर रहा होगा। वो कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए, हमें उस कंपोनेंट की बात करनी है कि जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी हो। और अगर हम ये सारे फैक्टर्स कंबाइन कर दें तो फिर हमारे पास आ जाता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा है, उसके बाद कोई कांस्टेंट आया होगा और हम उस कांस्टेंट की वैल्यू ले रहे हैं 1। ये हमने कंसीडर किया, एक्सपेरिमेंटल्स होती हैं ये वैल्यूज़। तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। और अब इस फोर्स का हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। अगर हमें यही फोर्स हमें वेक्टर फॉर्म में लिखनी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तब फोर्स हो जाएगी F, ये एज इट इज़ लिखा है लेकिन वेक्टर सिंबल लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम हटाएंगे और उसकी जगह क्रॉस प्रोडक्ट लेके आएंगे, एंड योर इक्वेशन विल बी क्यू वी क्रॉस बी। ये आ गई आपके पास वेक्टर फॉर्म। ये हम वेक्टर फॉर्म में बता रहे हैं। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट लगा है तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी के साथ, और वो मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर देखिए फिर से फिगर पे वापस आते हैं कि फोर्स जो थी, ये जो जेड कंपोनेंट पर जो फोर्स थी वो बी के साथ, बी मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ और वेलोसिटी के साथ भी कितना एंगल बना रही थी, 90 डिग्री एंगल बना रही थी। तो अगर हम इसे फिर से रख कर देखें फिगर को तो आप देखिए ये जेड कंपोनेंट है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। तो अगर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है तो इसका मतलब बी के साथ कितना एंगल बना, ये वाला, ये 90 बना, इसके साथ ये कितना एंगल बना, ये भी 90 बना, और इनफैक्ट वेलोसिटी के साथ जो एंगल बना जेड का यहाँ पर वेलोसिटी के साथ वो भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यानी कि जो कंपोनेंट है फोर्स वाला वो, ये अगर किसी को दिखने में दिक्कत है तो मैं 3D ये फिगर बनाया हुआ था, इस तरीके का बना हुआ है। तो ये परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्मल हमारा फोकस इस तरीके का आ रहा है कि वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल टिप दिख रही होगी उसकी, बट दिस इज़ दिस काइंड ऑफ। सो हमने यहाँ पर क्यू वी भी लिया था और फिर उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया और हमें कंक्लूजन ये निकल के आया। यहाँ पर फिर से क्लियर कर देती हूँ कि जो आपकी एफ है दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू वी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। तो केस नंबर 1 कि इफ़ सपोज यू हैव थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 180, यानी कि या तो चार्ज मूव कर रहा हो पैरेलल या मूव कर रहा हो एंटी पैरेलल, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, देन फोर्स विल बी, जो आपकी ये मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स आएगी ये हो जाएगी 0। अब अगर हम थीटा को 90 ले लें तो फिर आपकी फोर्स हो जाती है क्यू वी बी,
यानी कि आपका साइन ऑफ थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 एंड साइन थीटा साइन 90 इज़ 1, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये फोर्स कैसी है आपकी, ये मैक्सिमम आ जाती है। अगर आप थीटा ले लें 270 तो आपकी फोर्स आ जाएगी -QVB, जो कि अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन शो करिए। नेगेटिव साइन यहाँ सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है विच इज़ इन अपोजिट साइड। अगर हम वेलोसिटी को 0 मान लें तो अब इस फॉर्मूले में देखिए आपके पास फॉर्मूला था QVB, लेकिन अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो एंटायर फोर्स विल बी 0, तो फोर्स भी 0 हो जाएगी। यानी कि फोर्स किस पर एक्ट कर रही है, फोर्स सिर्फ उस पार्टिकल पर एक्ट कर रही है जो मोशन में है। जो पार्टिकल रेस्ट पर है उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। नाउ हम डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर पहले जो हमारे पास फॉर्मूला था मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले वो फॉर्मूला, F = QVB साइन ऑफ थीटा था। सो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं B का, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो B क्या हो जाएगा आपके पास, F/QV साइन ऑफ थीटा। तो बाकी कॉम्पोनेंट्स हमने साइन थीटा V और QB को F के नीचे भेज दिया है और आपके पास न्यू फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखते हैं ये हमें डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे देता है। सो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास फोर्स की टर्म्स में आ गया था। अब यहाँ हम कंसीडर कर लें कि सपोज चार्ज कितना है, 1 कूलम है, 1 कूलम मान लो इसको। वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए इसको चार्ज पार्टिकल की। और थीटा कितना था, इस केस में थीटा मान ले हम 90 डिग्री। तो अगर इसी इक्वेशन में ये सारी चीज़ें हम पुट कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, वो फोर्स के बराबर आ जाएगा। और हम यहीं से उसकी डेफिनेशन यानी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो वी कैन डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स विच इज इक्वल टू दिस फोर्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट एन एंगल 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उससे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए अगर कोई यूनिट चार्ज मूव कर रहा है यूनिट वेलोसिटी के साथ, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। यही डेफिनेशन है। देखिए दस द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट एनी पॉइंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लिख दो या सिंपली फील्ड लिख दो। अब यहीं से हम इसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है टेस्ला, या इसे कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ अब हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि 1 टेस्ला को हम कैसे डिफाइन करें। सो इस पूरी प्रीवियस इक्वेशन के अंदर, प्रीवियस जो डेफिनेशन हमें मिली थी उसमें हम टेस्ला को यानी मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ हमने पहले इक्वल टू चार्ज को यूनिट लिया था, वेलोसिटी को यूनिट लिया था और 90 डिग्री एंगल भी ले लिया था। इस बार हम फोर्स को भी यूनिट मान लें। तो सब कुछ जब यूनिट आ गया है, यूनिटी आ गया है, तो फिर टेस्ला भी आपके पास 1 टेस्ला के इक्वल हो जाएगा। और इसी से हम डेफिनेशन देते हैं, 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड in which a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second at a right angle to the field experiences a force of 1 न्यूटन। तो ऐड क्या हुआ है, ऐड हुआ है सिर्फ ये 1 न्यूटन। तो हमने कहा कि ये वो मैग्नेटिक फील्ड है। पहले हम डिफाइन कर रहे थे तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स है जो एक यूनिट चार्ज पार्टिकल पे लग रही है यूनिट वेलोसिटी से, जो मूव कर रहा है मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम कह रहे हैं कि 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जो एक यूनिट चार्ज पे लगती है, जो यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट अ राइट एंगल एंड इट विल बी एक्सपीरियंसिंग अ यूनिट न्यूटन फोर्स। तो 1 न्यूटन फोर्स हो जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे सब में ये 1 फोर्स लिख दिया था मैंने, यहाँ पे इसे 1 न्यूटन लिख दीजिए। ये होता है चार्ज लिखा है तो 1 कूलम लिख दीजिए एंड देन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड आती है। साइन थीटा की, साइन 90 की कोई यूनिट नहीं होती, यानी कि न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकेंड ये आपकी यूनिट हो जाती है टेस्ला को अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो। अब हम देख लेते हैं कि 1 गॉस को आप कितना वैल्यू दे सकते हैं कि गॉसियन को, मतलब अगर आप एक गॉस, आपको ये बहुत बार हम जब टेस्ला को कन्वर्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में 1 गॉस लिखा मिलेगा। तो उस वक्त आप इसको कन्वर्ट कैसे करें, दैट इज इक्वल टू -4 टेस्ला। तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। सिर्फ कन्वर्जन है, सिर्फ समझाने के लिए बताया। नाउ कमिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपने इन योर 10th स्टैंडर्ड भी पढ़ा होगा, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने फिगर भी बनाया छोटा सा, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन कोशिश की है मैंने। तो ये जो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स, जो 4 फिंगर आपकी रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है करंट।
तो ये 3 जो आपकी डायरेक्शंस हैं, ये तीनों डायरेक्शंस आपको हेल्प करती हैं कि अगर मान लीजिए 2 डायरेक्शन आपको पता हो, थर्ड अननोन हो, यानी फोर्स पता है, करंट पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट पता है, तो फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। एंड अगेन पॉइंट वही है कि ये तीनों कैसा बनाते हैं एक दूसरे से एंगल, ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। तो अगर हम फिर से ये डायग्राम देखें, तो अगर मैं इसको अब की बार मैं ऐसे होल्ड कर लूँ इसके हिसाब से, तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, यानी यहाँ दिखाते हैं, तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है 4 फिंगर की तरह हो गई, और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी ऐसे इस तरीके से आ गया आपके पास। तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल है। इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे नहीं लगा इससे कोई हेल्प मिला होगा, बट आई थिंक ये क्लियर आपको पता चल रहा है कि तीनों जो हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ, और क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे दूसरी फोर्स की बात कर लेते हैं, दूसरे लॉ की बात कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, ये दोनों आपको सेम ही चीज़ बता रहे हैं, लेकिन जो इसमें रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं बस उनमें फ़र्क है। आप चाहें तो पाम रूल यूज़ कर लें या फिर आप लेफ्ट हैंड यूज़ करें, दोनों ही एक चीज़, एक ही मतलब कंक्लूजन एक ही निकलेगा, रिजल्ट उससे सेम ही निकलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पाम दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपके टिप्स ऑफ फिंगर हैं, ये जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो थंब है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, और जो लास्ट जो है आपका ये फोर्स का जो कंपोनेंट है वो आपकी पाम शो करती है। यानी कि आप पाम को अगर इस तरीके से ओपन करके रख लें, तो पाम अब ऊपर की तरफ फेस करती हुई अगर पाम है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो पाम का फेस है वो फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। फिंगर्स जो हैं, यानी टिप्स जो फिंगर्स हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगी, और वी रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो डायरेक्शन क्या होती है, वो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है। तो ये और वो में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वहाँ पर भी ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो लेकिन हमने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये फिगर आप एक बार फिर से देखें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, तो रूल क्या था, FBI, ऑर्डर क्या है FBI, लेकिन F साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड का थंब। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये भी वही रूल है, V की जगह आप I भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, तो आप करंट की बात करें तो अगेन वही रूल है FBI, लेकिन अब की बार ऊपर की तरफ कौन फेस कर रहा है, पाम फेस कर रहा है। तो सिर्फ हमने चीज़ों के मतलब जो हैंड था, हैंड चेंज किया, तो उसके सिर्फ थंब को अब हमने कुछ और मान लिया, लेकिन ऑर्डर जो है FBI का वही अब भी वही है। अब बात करते हैं हम लॉरेंस फोर्स की। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ मूव करता है, तो फिर उस पर जो फोर्स एक्ट करती है उसे हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। ये मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स नहीं है। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का मतलब होता है सिर्फ मैग्नेट की वजह से जो एक्ट कर रही है, या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एक्ट कर रही है, लेकिन ये वो फील्ड है, फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साइमल्टेनियसली एक्ट करने पर लगती है। सपोज हम मान लें कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है जो फोर्स एक चार्ज पर लगती थी वो थी QE, और अगर हम बात करें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की, तो फिर जो फोर्स लगती थी वो अभी अभी हमने निकाली है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, जिसे हम बोलते हैं QV क्रॉस B। आप Q की जगह E भी लिख सकते हो। E मीन्स हम किसी इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने उसको चार्ज से Q से रिप्रेजेंट किया। चार्ज मीन्स Q ले रहे हैं हम, और ये Q कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको आगे किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर केस में क्या दिया जाए। तो राइट नाउ आई एम जस्ट कंसीडरिंग Q। लेकिन जो दोनों पर जो कंबाइंड, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक भी एक्ट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट कर रही है, तो दोनों पर जो कंबाइंड फोर्स एक्ट करनी चाहिए वो नेट फोर्स, जिसे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स बोल देते हैं, दैट इज इक्वल टू QE प्लस दिस QV क्रॉस B, और यहाँ से आप Q बाहर निकाल लीजिए कॉमन, तो आपके पास आ गया इक्वेशन VE V क्रॉस B। ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं भी है, बट ये पता होना चाहिए कि लॉरेंस फोर्स क्या होती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ। जो दोनों फोर्स लग रही हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। नाउ लेट अस ट्राई टू डू सम न्यूमेरिकल। So here we are considering a long straight wire AB carries a current of 4 एम्पियर। तो वायर लिया है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है,
4 एम्पियर का करंट है और एक प्रोटॉन ट्रैवलिंग एट 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर, और इस वायर के पैरेलल एक प्रोटॉन मूव कर रहा है एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, और जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था। तो यानी कि वायर से उसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, पैरेलल टू द वायर बोला है, और डिस्टेंस आपको 0.2 मीटर दे रखा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द प्रोटॉन। तो जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स लगाएगी, क्योंकि जो इसके अराउंड अगर ये करंट ऊपर जा रही है तो सो इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगी। वो क्यों लगेगी? क्योंकि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी एट पॉइंट P, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस होता है या उसमें मोशन में होता है तो उस पर एक फोर्स लगती है। तो हमें यही फोर्स फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ से इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो कितनी है। तो ये क्या है? ये स्ट्रेट कंडक्टर है, और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमने पहले फॉर्मूले निकाले हुए हैं। वो होता है μ0I/2πr। अब यहाँ सब कुछ हमें गिवन है, करंट आपको दे रखा है, I भी हमें पता है, R, अच्छा मैंने यहाँ पे R लिख दिया, ये A कह दीजिए इसको, क्योंकि हम इसे यहाँ पे नोटेशन में इसे A लिख रही हूँ। तो μ0I/2πa, तो A की वैल्यू भी आपको गिवन है, सब कुछ आप यहाँ पे प्लेस करते हैं, और मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला जो है वो आपके पास आंसर आया। ये फॉर्मूला किसका यूज़ किया? ये हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे उसका फॉर्मूला यूज़ किया है। अब क्योंकि करंट उस डायरेक्शन में है, और अगर आप अपनी कर्ल ऑफ द फिंगर बनाएंगे तो कर्ल कहाँ पॉइंट करेगा? डाउनवर्ड इनसाइड द पेपर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्रॉस, मैं शो कर देती हूँ कि इट इज़ शोइंग दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। नाउ विल फाइंड आउट द लॉरेंस फोर्स। तो जो फोर्स लगी थी दैट इज द मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, वो थी QVB साइन ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है? मैं 90 लिखने वाली थी। थीटा कितना है? ये जो फील्ड लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, और चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो इस तरफ मतलब राइट एंगल पे मूव कर रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट मूव कर रहा है। तो वो प्लेन ऑफ द पेपर पे मूव कर रहा है, और फील्ड लग रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यानी ये एंगल कितना हो गया? 90। तो आप यहाँ लिख सकते हैं QVB साइन ऑफ 90, एंड देन जस्ट प्लेस ऑल द वैल्यूज। वेलोसिटी भी आपको गिवन था, चार्ज भी आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये सब वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आता है 2.56 × 10⁻18 न्यूटन। सो ये ध्यान रखने वाली बात है। जनरली ये क्वेश्चन ये आया हुआ है CBSE पेपर में क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में माना जाता है, बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बस देखनी होती है कि कहाँ जा रही है फील्ड, और जो जनरली नॉर्मली आती है तो यहाँ ये एंगल 90 हो जाता है, और फिर आप आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे एक सिमिलर सेम क्वेश्चन देखते हैं। A solenoid of length 1.5 meter has a radius of 1.5 centimeter and has a total of 1500 turns. Number of turns, हाँ n दिया हुआ है आपको 1500, एंड रेडियस दे रखी है 1.5, और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड जो है 1.5 मीटर है, और रेडियस दे रखी है सेंटीमीटर। सो सोलेनॉइड की बात कर रहा है। सो यू रिमेंबर एक केस हमने पहले भी किया था कि जिसमें हम ये देखते हैं कि रेडियस अगर बहुत छोटा है कंपेयर टू L, तो उस केस में आप हमेशा कौन सा वाला सोलेनॉइड का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्मूला होता है μ0NI, ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं। कब? जब आपका L जो है वो बहुत बड़ा हो R से, और वो वेरी मच विजिबल है, ये सेंटीमीटर और ये मीटर है, तो ये काफ़ी बड़ा है R के कंपैरिजन में, इसलिए हम यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। इट कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, और ये कितनी करंट कैरी कर रहा है? 3 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी इनसाइड द सोलेनॉइड, और फिर दूसरी बात में आगे क्या बोलता है? इफ़ एन इलेक्ट्रॉन वर टू मूव with velocity v along the axis of this current carrying solenoid, calculate the force experienced by the electron। तो हमें दोनों वही काम करने हैं,
पिछले केस में हमने एक स्ट्रेट वायर लिया था, लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया था और उसकी वजह से फोर्स जो लग रही थी चार्ज पार्टिकल पे वो निकाली थी। अब की बार उसने बोल दिया है कि एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के इंटीरियर में, इनसाइड सोलेनॉइड हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमने फॉर्मूला ये लिखना यूज़ करना था, लेकिन यहाँ पर n चाहिए हमें और दिया क्या हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स। और ये n क्या होता है, ये होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमें यहाँ पे लेंथ लेनी होगी इनटू आई। और अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है। म्यू नॉट हमें पता होना चाहिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ -7 ये पुट करेंगे। एंड एन की वैल्यू 1500 आपने पुट करनी है। देन एल की वैल्यू 1.5 पुट करेंगे। करंट जो है वो भी हम चेक करते हैं, यस 3 एम्पियर। आई भी हमें गिवन है, आई इज़ ऑल्सो गिवन 3 एम्पियर हमें गिवन था। करंट की वैल्यू प्लेस करते हैं एंड व्हेन यू प्लेस ऑल द थिंग्स, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ अगेन 0.38 टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। अब सेकेंड पार्ट में आपको फोर्स निकालने के लिए बोला है, तो QVB साइन ऑफ थीटा आपको फॉर्मूला लेना है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन वर टू मूव विद वेलोसिटी v अलोंग द एक्सिस, दैट मीन्स अगर मैं सोलेनॉइड का फिगर बनाऊँ तो ये सोलेनॉइड का फिगर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ ऐसी होती है। तो वो कह रहा है अलोंग द फील्ड लाइन, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन है चार्ज पार्टिकल आपका उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब एंगल कितना हो गया, 0। तो अब साइन 0 हो जाता है और अब आप जब इसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे तो योर आंसर विल बी साइन 0 कितना होता है, 0। सो यू विल गेट फोर्स एज 0। तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो। और ये हमने उसके स्पेशल केसेस में भी पढ़ा था। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक लेंगे। थैंक यू।